सोच रखते हैं। अखिलेश यादव तो छाती पीट के कहते हैं कि हम विकास करेंगे। नहीं, वो क्या विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अरबों खरबों का साम्राज्य बना लिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में, जहां पे अभी कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी @20 बुक का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो है, इसमें कई बड़े शख्सियत ने अपने लेख लिखे हैं और ख़ास करके नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल का इसमें उल्लेख है कि क्या क्या वो उन्होंने कार्य किए, चाहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो उनका 15 साल का कार्यकाल रहा, या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। इन सब मुद्दों पर और खास करके किताब के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर के जाने माने एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के सह संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे। आज ये बुक का विमोचन हुआ है, तो आप तो लंबे समय से पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या इस बुक में क्या खास है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जिन लोगों ने पिछले 20 वर्षों से उनको काम करते हुए देखा है और उनके काम करने की शैली से प्रभावित हुए हैं, वे बड़े बड़े लोग जो भारत की ही नहीं देश और दुनिया की दशा और दिशा तय करते हैं, उन लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर के अपने एक लेख लिखे हैं, जिसका संकलन आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लोकार्पित किया है, उसका विमोचन किया है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जब पहले वो प्रवासियों से बातचीत करते थे तो एक बड़ा ही लोग बोलते थे कि हम इंडिया पे जा रहे हैं, लेकिन अब जब वो बात करते हैं तो बताते हैं लोग कि हम मोदी के इंडिया में जा रहे हैं, जो कि बहुत डेवलप हुआ है। क्या मानते हैं इस बदलाव? देखिए, अभी तक जो भी प्रधानमंत्री थे या देश के जो भी नीति नियंता थे, वो किसी न किसी एक विशेष राजनीतिक परिवारों से आते थे। उनका हित अपने परिवार को इस्टेब्लिश करना था, न कि देश को इस्टेब्लिश करना था। और वे लोग एक विशेष प्रकार की विचारधारा से प्रभावित थे, जो भारत के भूभाग को एक ज़मीन का टुकड़ा मानती है। जैसे नेहरू ने कहा था कि लद्दाख में तो जो है कि वहाँ पर एक अन्न का दाना भी नहीं होता है, इसलिए अगर उसको चीन ने ले लिया, अक्साई चीन को, तो हम लोग उसको एतराज़ नहीं करते हैं, ले लेने दो। लेकिन मोदी जी का कहना है कि भारत का अगर 1 इंच भी भूमि कोई भी देश अगर छुएगा तो हम उसके साथ उसकी भाषा में उसको जवाब देंगे। यह आदरणीय मोदी जी के काम करने का अलग तरीका है। इस नाते अब भारत के लोगों के अंदर वह स्वाभिमान जगा है, जिस नाते भारत की भूमि लगभग 10,000 वर्षों से जीवित है और देवतुल्य है, भारत देवता के समान है। यह बात भारत में प्रचलित है और भारत माता है। यह बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ की है, और इसी सिद्धांत पर जब भारत में रहने वाले लोग काम कर रहे हैं, तो जब वे पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनका परिचय इस बात से होता है कि वे भारत माता के सपूत हैं। वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस क्षेत्र से आते हैं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस भारत को जिसको लूट करके अंग्रेजों ने भारत को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, उसको आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, उस अवसर पर हम उस देश को पराजित करके पीछे करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं, जिसने हमको लगभग 200-250 वर्षों तक लूटा था। सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एक वक्त था जब भारत के पहले जब राष्ट्रपति ने जब ये मनसा जाहिर किया, इच्छा कि सोमनाथ जी मंदिर जी का जीर्णोद्धार हो, तो प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने आपत्ति जताई। तो एक तरफ विरासत को नहीं बचाने की सोच, और एक तरफ जो मोदी जी विरासत को बचा रहे हैं, क्या मानते हैं अंतर? देखिए, नेहरू ने तो कई बार कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। जो व्यक्ति अपने को हिंदू ही नहीं मानता है, वह भारत भूमि को अपना देश नहीं मान सकता है, क्योंकि भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। जैसे अमेरिका में अगर कोई रहता है तो वह अमेरिकी है, पाकिस्तान में रहता है कोई पाकिस्तानी है, लेकिन भारत में जो भी व्यक्ति किसी भी पंथ, संप्रदाय, मजहब का वह रहता है, पहले वह हिंदू है। अगर जो व्यक्ति अपने को हिंदू नहीं मानेगा, उसको भारत के गौरव से क्या लेना देना, भारत के वैश्विक ऊर्जा से क्या लेना देना, भारत की सनातन मूल्यों से क्या लेना देना। आदरणीय मोदी जी स्वयं को हिंदू मानते हैं और भारत की संपूर्ण जनता हिंदू है, ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते हैं।
मानते भी हैं। अच्छा, तो क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए या जो कांग्रेस के लोग थे उनके लिए भारत के लिए एक स्टेट था, क्योंकि किंग्सवे कैंप का नाम अभी प्राइम मिनिस्टर ने बदला, सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो उसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं कि ये कर्तव्य पथ एक राजनीतिक साजी हो सकती है, ऐसा राजनीतिक स्टंट हो सकता है। क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ नौसेना का जो ध्वज था वो अभी तक ब्रिटिश जो क्रॉस है उसी पर आधारित था। आज हम 75 साल हमारी स्वतंत्रता को हुए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा उस ध्वज को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बदला था। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने फिर पुराना वाला ध्वज नौसेना को दे दिया। तो भारत को विशेष परिस्थितियों में खड़ा करके भारत के हिंदू को, भारत के मूल समाज को विशेष परिस्थितियों में नीचे खड़ा करके उसके ऊपर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया इन लोगों ने, जिससे भारत के हिंदू को लगे कि वह द्वितीय दर्जे का नागरिक है पूरी दुनिया में। लेकिन आज जब भारत का नागरिक पूरी दुनिया में अपना पासपोर्ट लेकर जाता है तो उसका स्वागत इस बात से होता है कि अच्छा, आप मोदी के भारत के लोग हैं, और उनका जो स्वागत होता है, उनका जो सम्मान बढ़ता है वह अपने आप में अद्वितीय है। आप सब लोगों ने देखा यूक्रेन में जो रसिया का हमला हुआ, उस समय भारत ही नहीं वरन भारतीय उपमहाद्वीप, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लड़के भी भारत का झंडा ओढ़ करके वहाँ से लेकर के निकल रहे थे, और न यूक्रेन की सेना, न यूक्रेन की जनता, न पाकिस्तान की, अरे न तो रसिया की सेना उनके ऊपर आक्रमण कर रही थी। यह इतनी बड़ी एक विजय की पराकाष्ठा है कि दो देश जो एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने पर आमादा है, और वे भारत के झंडे का सम्मान करते हुए भारत के लोगों को सम्मान के साथ निकलने का मौका दे रहे। यही नया भारत है, यही मोदी जी का भारत है। अच्छा, सर, राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और वो आरोप लगाते हैं कि उनका कहना है, तर्क है कि हम भारत को जोड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो सत्ता है कहीं ना कहीं लोगों को बांट रही है। ये वो ऐसा कहते हैं, क्या मानते हैं उनके? देखिए, राहुल गांधी को तो पहले अपने नाना के किए हुए जो दुष्कृत्य और पाप हैं उसको सुधारना चाहिए। भारत अगर जोड़ने की परिकल्पना होती है तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वह कहता है कि जहां बलिदान मुखर्जी हुए वह कश्मीर हमारा है। हम बृहत्तर भारत की परिकल्पना करते हैं। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत की परिधि में मान करके उस भारत को जोड़ने की बात करते हैं। और इनका क्या कहना है, ये भारत को तोड़ने निकले हैं। यदि भारत को ये जोड़ने निकलते तो ये पाकिस्तान से बांग्लादेश की, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान की यात्रा करते, और वहाँ के जो उनके समर्थक बैठे हुए हैं उनको यह कहते कि नहीं, भारत तो यहाँ से जुड़ेगा जिसको मेरे नाना ने तोड़ा था। समझ रहे हैं? तो उनके नाना ने जिस भारत को तोड़ा है उसको अगर वो जोड़ते हैं तो शायद उनके पूरे परिवार के पापों का प्रायश्चित हो सके। और मोदी जी पे वो आरोप लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं या फिर भड़काने का कार्य करते हैं। दरअसल आपके हिसाब से क्या कांग्रेस भड़का रही है? कि कांग्रेस की क्या नीति है? राहुल गांधी देखिए पेट्रोल लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे थे। उन्होंने कैम्ब्रिज के एक छोटे से हाल में एक सैम पित्रोदा द्वारा आयोजित 10, 12, 15 लोगों की एक गोष्ठी में यह कहा कि भारत आग के ढेर पर बैठा हुआ है। वहां से सैम पित्रोदा के माध्यम से उन्होंने मैसेज दिया कि भारत में अराजकता व्याप्त है, भारत में अशांति व्याप्त है, और उसका परिणाम हमको देखने को मिला। विभिन्न प्रकार के जो कांग्रेस प्रायोजित लोग थे, संगठन थे, उन लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किए, विरोध किए, भारत में अराजकताएं फैलाई। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस देश में अराजकता फैलाने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है और कोई नहीं। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने इसके पहले कभी आंदोलन मुखर होकर तेजी से नहीं किया। जब ईडी की टीम सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की, राहुल गांधी से पूछना शुरू की सवाल, तब उन्होंने महंगाई का मुद्दा लेकर वो लोग सड़क पे उतरे। अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। क्या मानते हैं ये? सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नेहरू गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार, गांधी नहीं, इन लोगों ने तो गांधी शब्द चोरी किया है। इनके जो बाबा थे राहुल गांधी के, वो गंधी थे, उनको गंधी की उपाधि दी गई थी, न तो गांधी की उपाधि दी गई। तो राहुल गंधी समझ रहे हैं ना, गंधी, राहुल गांधी नहीं, राहुल गंधी ने, ये लोग अपने को संविधान से, देश से सर्वोच्च समझते हैं। आपको याद होगा एक यूपीए की चेयरमैन पर्सन बनाई गई थी सोनिया गांधी, और प्रधानमंत्री के ऊपर वो बैठाई गई थी। जिस समय चीन भारत से युद्ध करने पर आमादा था उस समय राहुल गांधी के साथ
ये कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चीन के विदेश मंत्री से और उनके राजदूत से मिल रहा था, समझ रहे हैं। तो ये लोग मूल रूप से भारत विरोधी हैं, भारत के मूल्यों के विरोधी हैं और समाजवाद के विरोधी हैं, लोकतंत्रवाद के विरोधी हैं और देश विरोधी हैं ये लोग। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में कि गांधी जी जब 1916 में आए थे बीएचयू का उद्घाटन कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को थोड़ा अच्छे से किया जाए, विस्तार दिया जाए। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने उसी को याद करते हुए कहा कि जो गांधी के नाम पे जिन्होंने सत्ता हासिल की वो गांधी के उनके उद्देश्यों को भूल गए, और नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण किया। क्या उन्होंने उपेक्षा की, केवल गांधी का सत्ता के लिए यूज किया? गांधी नाम का सत्ता के लिए इस्तेमाल किया इन लोगों ने, और गांधी नाम को चूंकि भारत की जनता का विश्वास महात्मा गांधी जी में था, इस नाते उस नाम का इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के कुचक्र रचे और अंतिम में जो है कि वो टाइटल लेकर के, अभी तक मैं आपको बताऊं, मैं हाई स्कूल इंटर तक यह जानता ही नहीं था कि राहुल गांधी और नेहरू के परिवार से है तो गांधी कैसे हो गए, समझ रहे कि नहीं। भारत का जो सामान्य बच्चा है, हाई स्कूल इंटर और इवन पढ़ने लिखने तक, अभी 4-6 लोग यहाँ खड़े हुए नहीं बता पाएंगे कि नेहरू के परिवार के लोग गांधी कैसे हो गए। मतलब इस तरह का फ्रॉड और 420 अगर इनके खिलाफ तो क्रिमिनल केस बनेगा कि ये लोग अपनी टाइटल छोड़ करके दूसरे की टाइटल चोरी करके मानते हैं कि यूज करना हुआ गांधी जी के सरनेम के नाम को इस्तेमाल करना हुआ, और उसी को लेकर के इन लोगों ने अपना एक षड्यंत्र रचा और उसी आधार पर इन लोगों ने राजनीति की। भारत की भोली भाली जनता को इन लोगों ने बरगलाया, बहकाया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल। लेकिन 2 नामों को कांग्रेस ने भुला दिया, जैसे सरदार पटेल पे काफी ज्यादा नहीं उन्होंने कभी कहा, सुभाष चंद्र बोस का तो अभी अनावरण हुआ प्रतिमा का, ऐसा क्यों हो किया, आप क्या मानते हैं? देखिए इनका उद्देश्य ये था, 2 नहीं 1,32,000 लोगों को ऑफिशियली फांसी हुई। ऑफिशियली स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग लड़ रहे थे उनको 1,32,000 लोगों को ऑफिशियली फांसी हुई। क्या उसमें कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसको फांसी हुई? क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसको गोली लगी थी स्वतंत्रता आंदोलन में? ये लोग सावरकर की बात करते हैं। सावरकर जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पढ़ के आए, उस समय सावरकर जो है आजीवन कारावास और काला पानी की सजा काट रहे थे। तो जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको पीछे कर, उसको भी तो ये लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या आरोप लगाते हैं, कहां से डाटा निकाले हैं कि माफी मांगे माफी मांगे। माफी मांगे का क्या, एक भारत के इतिहास में ऐसा पहला परिवार है जिसमें 3 भाई तीनों काला पानी की सजा पाए, और सावरकर जी विनायक दामोदर सावरकर को तो 2-2 बार काला पानी की सजा हुई। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार उस समय भी, मैं तो मानता हूं कि जब ब्रिटिश की सरकार थी उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश ने की थी अपने शासन को जनतांत्रिक बनाने के लिए और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए। तो उस समय चूंकि देखिए आजाद भगत सिंह को जो फांसी होने वाली थी, तो उस समय जो भारत का ब्रिटिश वाइसराय था उसने लिखा कि मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के नेता अगर हमारे पास आते और वो कहते कि भगत सिंह को की फांसी छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, तो हम लोग माफ कर देते। लेकिन कांग्रेस के एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये इनको जो है माफ कर दिया जाए, ये देश के नौजवान है, भटक गए। इनको आतंकवादी भटका हुआ नौजवान दिखाई देता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिक इनको आतंकवादी दिखाई देता है। तो उपेक्षा की बात हुई है, जैसे ज्यादा नहीं 8-9 साल जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी केंद्र में और स्टेट में, तब जब यूपीए की सरकार थी तो अब बनारस में जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, मंदिर इतना भव्य बन रहा है, आज तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, कज्जाकपुरा, पांडेपुर, तमाम तरह के रोपवे बन रहा है, ये सब कार्य उस वक्त क्यों नहीं होते थे जब सपा की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी? क्या पैसे की कोई कमी थी या उपेक्षा थी? पूर्वांचल की उपेक्षा थी? AK एंटोनी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भारत वायुयान छोटे भी नहीं खरीद सकता है रक्षा के लिए। आज देख रहे हैं हम कितने बड़े बड़े जो रक्षा के सौदे हैं भारत कर रहा है। इवन भारत पिछले 8-9 सालों में सबसे बड़े आयातक से तीसरे, चौथे, 5वें नंबर का निर्यातक बन गया है रक्षा के क्षेत्र में। वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बदहाली हुआ करती थी, अभी ज्यादा समय की बात नहीं है। ना तो गाजीपुर वाला, गोरखपुर वाला जो 6 लेन हाईवे है, ना तो जौनपुर वाला था, ना फ्लाईओवर थे जो शहर में दिखते हैं। ये सब कार्य पहले क्यों नहीं किए यूपीए ने? पूरे जो रॉ मटेरियल था इंटेलिजेंसिया का, वो पूर्वांचल से ही जाता था, समझ रहे हैं। तो इंटेलिजेंट जो बच्चे पूर्वांचल के थे उनको बेरोजगार रख करके, उनको यहाँ से माइग्रेट करा करके इस पूरे क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा करके जो
उत्तर प्रदेश का हृदय है उसको कब्जा करके इन लोगों ने एक माफियाओं का राज उत्पन्न किया था। छात्र राजनीति से जब लड़के निकलते थे और हम लोग जैसे निकले छात्र राजनीति से, तो हम लोग एक आइडियोलॉजी के साथ निकलते थे कि देश का भला करना, देश के लिए काम करना, समाज सेवा करनी है। लेकिन पिछले 30-35 सालों में, ये 10 साल अगर इसको छोड़ दिया जाए, तो भारत की राजनीति या विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति माफियाओं के चंगुल में चली गई। यहाँ जो माफिया पर्दे के पीछे रह करके कांग्रेस और सपा और बसपा की राजनीति को सपोर्ट करता था, वो आगे आकर के युवाओं को रोजगार देने की जगह उनके जेब में कट्टा डाल दिया, उनको बढ़िया जूता पहना दिया, उनकी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी करके उनको अपराध में ढकेल देता था। और वो बच्चों के ऊर्जा का इस्तेमाल वे अपने आपराधिक नेटवर्क को बढ़ाने में करते थे। तो अगर सड़कें मजबूत होंगी और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, शिक्षा के साधन मजबूत होंगे, तो लड़के पढ़ेंगे, लोकोमोशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजली होगी तो पढ़ेंगे लिखेंगे, तो और उद्योग धंधे करेंगे। तो उसको सबको स्टॉप करके आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आपराधिक जो है कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि पूरे प्रदेश को माफियाओं को दे दिया गया। अब वे जो उत्तर प्रदेश की जो मूल पूंजी थी, जो इसके संसाधन थे, उस पर माफियाओं का कब्जा करा दिया गया, माफियाओं को आइडियल बना दिया गया, उनको जनप्रतिनिधि बना दिया गया। लेकिन अब वह दौर समाप्त हो गया है। अब तो सामान्य रिक्शा चलाने वाला भी जनप्रतिनिधि हो सकता है। बात जो उपेक्षा की है, जो पूर्वांचल के साथ हुई है लंबे समय तक, जैसे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक्सप्रेसवे आगरा तक, सैफई तक, मेडिकल कॉलेज, तमाम ग्राउंड, स्टेडियम सभी सैफई में होते थे, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सैफई में, सारा कुछ सैफई में हो गया। लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली वैसे के ही बदहाल रहे, या फिर यूपीए में ले लीजिए तो सारा का सारा दिल्ली या हरियाणा की तरफ विकास हुए। तो इन लोगों की क्या सोच है अपने पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के लिए? क्या ये लोग पहले जैसे आज भी सोच रखते हैं? अखिलेश यादव तो छाती पीट के कहते हैं कि हम विकास करेंगे। नहीं, वो क्या विकास करेंगे? अपना विकास करेंगे। छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अरबों खरबों का साम्राज्य बना लिए, पूरे सरकारी साधनों पर कब्जा कर लिए। जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है का नारा देने वाले लोग, इन लोगों ने अपना विकास किया, अपनी ज़मीनें जहां खरीदी, अपने प्रोजेक्ट्स जहां लगाए, अपने उनके लोगों के प्रोजेक्ट जहां थे, जिन्होंने उनको पैसे दिए, वे वहीं पर विकास कार्य ले गए। पूर्वांचल में इस तरह की सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई, इसलिए वे नहीं कर पाए। यहाँ तो दूसरे तरह से माफिया राज उन्होंने खड़ा कर दिया। तो लेकिन ये नहीं है, उत्तर प्रदेश की पूरी 25 करोड़ जनता को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं कि यह मेरा परिवार है, समझ रहे हैं? तो उनके लिए वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष, संप्रदाय विशेष उनका परिवार हुआ करता था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए संपूर्ण 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी ही उनका परिवार है, और 130 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो उसको मोदी जी अपना परिवार कहते हैं। वो हम सब लोग एक परिवार है। एक बिहार के मुख्यमंत्री इस समय घूम रहे हैं पूरे देश में और विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 2024 में तो रोक देंगे, और एक दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं 2024 में रोक देंगे। उस पर बोल के हमें अब फिर बंद करें इंटरव्यू। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ वो एक बैठक कर रहे थे, और आपने देखा जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार जी को अपना इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा अभी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। और इस पर नीतीश कुमार जी नाराज हो गए, उठकर खड़े हो गए, और चंद्रशेखर राव उनको बैठाते रह गए, वो बैठे नहीं। कई बार चंद्रशेखर राव ने क्या गलत बोल दिया कि चर्चा करें? सुनिए ना, तो अब चूंकि आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब दे रहा हूं। चूंकि एक जो मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो घूम रहे हैं कहते हुए कि अगला प्रधानमंत्री हम बनेंगे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठा हुआ व्यक्ति तक उनको प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? वो जेपी तो कह रही है हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री वो नहीं बनने वाले हैं। और वो अब उनकी स्थिति, उनको विश्वासघाती मानते हैं? विश्वासघाती तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो ही मानता है, तो हम भी मानते ही हैं और विश्वासघाती हैं भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब संगठन को ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पर मेरा एक सुझाव है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी आजकल बहुत दौड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उन पर भी केंद्रीय नेतृत्व को कायदे से। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ईडी और सीबीआई का गलत यूज कर रहे हैं, हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। जो गलत करता है वही गलत मतलब कहता है। ईडी से न तो सीबीआई से सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिसके खिलाफ सबूत पाए जाएंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा, यही मूल सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का। चलिए, शशांक शेखर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे आपने इतना समय दिया। ये थे शहर के जाने माने अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के काशी क्षेत्र के संयोजक, जिन्होंने हमसे बातचीत की कि आज पूरा देश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में आगे जा रहा है, तरक्की के नए आयाम खुल रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार मिल रहा है। और जो लोग गांधी के नाम पे सत्ता हासिल किए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस देश और प्रदेश की उपेक्षा की, जिससे कि यहाँ का विकास 20-30 साल पीछे रहा, लेकिन अब फिर से विकास हो रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।